आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन आरबीसी, अगर एक मैच्योर आरबीसी की बात करें तो क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्गेनल होता नहीं है वैसे भी, है ना, खाली होती है अंदर से, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो ऐसे केस में इसकी मेम्ब्रेन को स्टडी करना थोड़ा इजी था। इसीलिए ह्यूमन आरबीसी के ऊपर ये स्टडी की गई और इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता चला। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि किसकी सेल पर स्टडी की गई थी, तो दैट वाज आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर स्टडी की गई थी। नाउ दीज स्टडी शोड, इन स्टडीज को करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली किस चीज की बनी हुई है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है, जिसमें अगर मैं बोलूं ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है तो भी अगर आपको दो ऑप्शन मिले और दोनों में लिपिड और प्रोटीन दे रखा हो तो आप बोलोगे लिपिड को पहले चुनोगे आप, क्योंकि आपको चारों में से एक ऑप्शन चुनना है और दोनों ऑप्शन मिले हुए ऑप्शंस में, तो आप लिपिड को तो जरूर चुनोगे क्योंकि मेनली मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड्स की बनी हुई है। प्रोटीन्स भी है उसमें लेकिन मेनली किसकी बनी है, लिपिड्स की बनी हुई है। नाउ इसमें भी अगर मैं बात करूं तो कौन से तरह का लिपिड पाया जाता है, तो आप कहोगे मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। पहला, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है। अगर मान लो मेरे पास चार ऑप्शन हो, एक ऑप्शन कहता हो लिपिड, एक ऑप्शन कहता हो प्रोटीन, एक ऑप्शन कहता हो लिपिड एंड प्रोटीन, तो आपका आंसर होगा लिपिड एंड प्रोटीन, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है और हम वही मानते हैं। लेकिन अगर दो ऑप्शन मिले और दोनों में से एक चुनना है और लिपिड वहां पर प्रेजेंट है तो आप सिर्फ लिपिड को चुनोगे बेटा। मेजर लिपिड इसमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता है दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, जिनको कैसे अरेंज किया गया है, दो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज किया गया है, बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज किया गया है। अब ये बाई लेयर कैसी है देख लेते हैं। ऊपर देखो ये है हमारी एक लेयर, ये इतना पार्ट हमारा एक लेयर का है जिसमें ये व्हाइट कलर का बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है और नीचे टेल बनी हुई है काले रंग की। ऐसे ही सेम लेयर आपको नीचे देखने को मिलेगी, ये भी वही बल्ब है और बल्ब के ऊपर टेल है, तो यानी दो लेयर्स प्रेजेंट है। एक को मैं बुलाऊंगी मोनो लेयर, तो ये है हमारी एक मोनो लेयर, ये है हमारी दूसरी मोनो लेयर और दोनों को मिला के बनती है बाई लेयर। तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर है। क्यों फॉस्फोलिपिड बोल रही हूँ, पहले तो एनसीईआरटी ने बोल रखा है इसलिए बोल रही हूँ। दूसरा, इसमें फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट कहां पर है, आप बोलोगे जो व्हाइट कलर का बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये फॉस्फेट वाला पार्ट है, इसे हम फॉस्फेट हेड भी बुलाते हैं, इसे हम फॉस्फेट हेड भी बुलाते हैं। ये फॉस्फेट वाला पार्ट अपने पास चार्ज कैरी करता है, ये पोलर इन नेचर है, इसीलिए हम इसे पोलर हेड भी बोल सकते हैं। क्या पता सवाल आपको फॉस्फेट हेड ना पूछ करके पोलर हेड पूछ करके आ जाए, तो भी आंसर आपका अपर वाली लेयर होगा। और अगर पोलर हेड ना बोले तो वो इसे हाइड्रोफिलिक हेड भी बोल सकते हैं, मतलब वाटर लविंग, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो आप बोलोगे पोलर की वजह से हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं इसे, हाइड्रोफिलिक हेड। तो हमारे पास तीन पार्ट्स बने, फॉस्फेट हेड, पोलर हेड या हाइड्रोफिलिक हेड, किसी भी फॉर्म में बोल लो, हम ऊपर वाली लेयर की बात कर रहे हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा कहलाती है ये छोटी छोटी टेल्स, मैं इसे ऐसे बना देती हूँ, ये हेड है, ये टेल्स हैं, तो ये तो हो गया फॉस्फेट हेड जो मैं ऊपर लिखवा के आई हूँ। नीचे वाली कहलाती है लिपिड टेल। अब क्योंकि लिपिड जो है अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, आप इसे नॉन पोलर बुलाते हो कि ये टेल नॉन पोलर है, या फिर इसे हाइड्रोफोबिक बुलाते हो, वाटर हीटिंग, क्योंकि पानी पोलर है ये नॉन पोलर है, दोनों सेम नहीं है, तो इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो हमारे पास दो पार्ट्स बन गए, एक पोलर हेड बन गया, एक नॉन पोलर टेल बन गई, इनको मिला के एक मोनोलेयर बनती है और ऐसे ही दूसरी मोनोलेयर इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे उल्टी क्यों प्रेजेंट है मैम, ये जो हेड वाला पोर्शन है ये ऊपर क्यों नहीं है नीचे वाली लेयर में, क्योंकि हम दोनों तरफ चाहते हैं कि पोलर वाला पार्ट उस तरफ हो जहां पानी है, तो सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, तो उस तरफ तो हमने फॉस्फेट वाला पार्ट रख दिया जो वाटर लविंग है, और बीच में रख दी हमने टेल्स जो कि वाटर हीटिंग है, उन्हें पानी से दूर रख दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब मेम्ब्रेन इस तरह से प्रेजेंट होती है। मैंने जब डायग्राम बनाया था आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ, अपना बैच है बाइलिंगुअल, है ना। जब मैंने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम पढ़ाया था, ये रहे हमारा वाला डायग्राम जो हमने पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने स्ट्रेट डायग्राम बनाया था बेटा, ये रहा बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लूइडी इन नेचर, ऐसी ऐसे फ्लोट कर सकती है। तो मेम्ब्रेन की शेप हमेशा स्ट्रेट नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लूइडिटी।
वो ऐसे से मूव कर सकती है, ठीक है? क्योंकि हेड्स जो हैं वो तो अपनी जगह पे फिक्स हैं, लेकिन देखो टेल्स के बीच में कितना स्पेस बाकी है, आराम से मूवमेंट हो सकता है, ठीक है? तो ये मेम्ब्रेन ऐसी-ऐसी हो सकती है। नाउ अब ये ऐसी फ्लूइडी मेम्ब्रेन क्यों है? इन फॉस्फोलिपिड्स की वजह से जो फ्लूइडी नेचर आ गया मेम्ब्रेन के अंदर, इस वजह से चीज़ों का आदान-प्रदान एक साइड से दूसरी साइड हो सकता है, ठीक है? सेल क्योंकि इतनी फ्लूइडी टाइप की नेचर की है, इसीलिए जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ होती है, फिर भी एक सेल ग्रो कर सकती है। भई एक छोटी सेल थी, अब धीरे-धीरे वो सेल ग्रो करके बड़ी हो रही है, तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो खुद ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है ना? वो काफ़ी ऐसी है फ्लूइडी टाइप की नेचर की। तो ये फ्लूइडी नेचर उसको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है? अब ये हमने बताया, ये थे फॉस्फेट के हेड, ये थी हमारे पास यहाँ पर टेल, जिसे हम लिपिड की टेल बुला रहे हैं। बीच-बीच में आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर प्रेज़ेंट है प्रोटीन्स, ठीक है? इन्हीं प्रोटीन्स को हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में कैसे दिखा रखे हैं। हमारा 4 भी लेक्चर ही तो है ना बाइलिंगुअल, लिलियसी मोनोकोटोचा इंट्रोडक्शन क्लास में आ गई। हाँ। अब हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये प्लाज्मा लेमा का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास बीच-बीच में प्रोटीन्स भरे हुए हैं। एक प्रोटीन तो ये वाले हो गए, जो पूरी तरह से अंदर धसे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे। कुछ तो कंप्लीटली एम्बेडेड हैं मेम्ब्रेन के अंदर, पूरी तरह धसे हुए हैं। कुछ पार्शियली धसे हुए हैं बेटा, हाफ धसे हुए हैं ऐसे। यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ऐसे काफ़ी सारे होंगे। ये जो हाफ या फिर पूरी तरह धसे हुए हैं, इनको बुलाया जाता है या तो इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। या तो इंट्रिंसिक क्योंकि अंदर की तरफ है पूरी तरह से, या आधे भी प्रेजेंट है तो भी इंटीग्रल हैं, क्योंकि इन्हें बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो इस बेसिस को हम क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ अट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन, कि हम कितना आसानी से इन्हें बाहर निकाल पा रहे हैं, उस बेसिस पर हमने इन्हें इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आ गया भाई, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जब जब स्टडी करेंगे, हमें यह समझ में आ जाएगा कि उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास टेल होगी, यहाँ पर हमारे पास हेड होगा, बीच में धसे हुए होंगे बहुत सारे प्रोटीन्स, कुछ पूरी तरह से, कुछ आधी तरह से। ये कंप्लीट और आधे दोनों तरह की प्रोटीन की कैटेगरी इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगी बेटा, ठीक है? बाद में नोट्स मिल जाएंगे, रेफर कर लेना उनको, अभी नोट्स मत बनाना, अभी सिर्फ समझ लेना टॉपिक को। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिन्हें बाहर की तरफ रखा गया है, पेरीफ्री पे प्रेजेंट है, ये रहा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ सुपरफिशियली प्रेजेंट है। इसको एक्सट्रैक्ट करना कितना आसान है, बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। इन वालों को ये क्योंकि बेचारे मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं, इनको बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको निकालना बड़ा आसान है। तो ऐसे केस में ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे मैंने प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले वो जिन्हें निकालना बड़ा मुश्किल है, वो है इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, जिनमें दो कैटेगरीज आती हैं, या तो वो पूरी तरह धसे हुए हैं या फिर वो आधे धसे हुए हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी जिन्हें निकालना बड़ा आसान है, वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्योंकि ये पेरीफ्री पे यानी बाहरी सतह पर प्रेजेंट है, इसलिए हम इन्हें पेरिफेरल प्रोटीन भी बुलाते हैं। तो इन प्रोटीन्स को हमने बुलाया एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है? अब इन एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम अपनी एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन ये रहा, इंटीग्रल प्रोटीन ये रहा, इंटीग्रल प्रोटीन ये रहा, आधा धसा हुआ भी इंटीग्रल होगा, ये इसके पीछे भी इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल है, ये आधा धसा भी इंटीग्रल है। लेकिन इस तरह के प्रोटीन्स जो आपको अंदर ना दिखें, सिर्फ ऊपर ऊपर प्रेजेंट हो, उन्हें आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बुलाओगे बेटा। क्या बुलाओगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब आते हैं दूसरी चीज पर, प्रोटीन के अलावा इनके पास कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। अब ये येलो कलर के छोटे छोटे दाने से जो अंदर डाल रखे हैं मेम्ब्रेन के अंदर, इन्हें कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, कौन याद दिलाएगा मुझे? स्टेबिलिटी, वेरी गुड। प्रोवाइड्स, हाँ, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कभी भी अनस्टेबल हो जाएगी तो उसे स्टेबल करने का काम कोलेस्ट्रॉल करता है। मान लो सर्दियां हैं, सेल बहुत ज्यादा सिकुड़ गई है, तो कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में आके ऐसे फंसेगा, दूर दूर करेगा सारे पार्टिकल्स को, ताकि वापस से उनके बीच में स्पेस आ सके, वो श्रिंकिंग ना हो। ठीक है? तो हर बार मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम किसका है? कोलेस्ट्रॉल का काम है। जब लगेगा बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, वो बीच में से हट जाएगी ताकि पार्टिकल्स पास पास आ सके, सारे के सारे फॉस्फेट और लिपिड जो फॉस्फोलिपिड्स वो पास पास आ सके, क्योंकि उस टाइम पे सेल एक्सपैंड कर जाती है। तो ऐसे कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। नाउ चलो भाई वापस थ्योरी पे चलते हैं।
ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, यानी कि लिपिड्स किस तरह से अरेंज्ड है पूरी मेम्ब्रेन में, इनका पोलर हेड तो बाहर की तरफ है एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट, यानी जो नॉन पोलर पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो अंदर की तरफ है। इसकी वजह से होगा क्या, ऐसा क्यों किया है? दिस इंश्योर्स, ये भाई ये पक्का करता है दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बुलाया जा रहा है बेटा, लिपिड्स को बुलाया जा रहा है। ये इंश्योर करती है ये शेप कि नॉन पोलर टेल्स जो हैं वो एक्वस एनवायरनमेंट से बच सके। एक्वस का मतलब पानी, पानी से उन्हें बचाया जा रहा है, इसलिए टेल्स को अंदर कर दिया और फॉस्फेट हेड्स को बाहर की तरफ कर दिया। लेटर, हाँ इसमें यहाँ भी दे रखा है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन हमारे पास यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी है, मैंने फंक्शन बता दिया, स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। लेटर और ज्यादा बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की गई तो हमें पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं इनके पास प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर्स, तो इनके पास प्रोटीन भी है, इनके पास शुगर्स भी हैं। अब रेशियो जो है प्रोटीन और लिपिड का वो काफी अलग अलग वैरी करता है इन डिफरेंट सेल टाइप्स, मतलब कि आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि हर एक के अंदर प्रोटीन की ये परसेंटेज है, लिपिड की ये परसेंटेज है। सेल टू सेल, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग डेटा है बेटा। अब ह्यूमन बींग्स की बात करें, ये है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जिसपे से क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ह्यूमन बींग्स के अंदर जब आरबीसी की, इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि प्रोटीन 52% है और 40% लिपिड्स हैं। यहां से परसेंटेज याद रह जाएगी सभी बच्चों को, क्वेश्चन आएगा इस पे से, मैं पहले बता रही हूँ आप लोगों को, पहले भी आ चुका है बेटा, आगे भी आने के चांसेस हैं। तो आप क्या बोलोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, स्पेशली आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्यों स्पेशली कोई आरबीसी की पूछेगा, क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन पे ही सारा का सारा डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, तो आप बोलोगे आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा 52% रहती है और लिपिड की मात्रा 40% रहती है। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है अच्छे से? किसी को कोई डाउट है तो देख लो अच्छे से, ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगी बेटा। अब आते हैं प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। जो मैंने आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताया था वही चीज अब एनसीईआरटी ने लिख रखी है कि डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना जल्दी तुम किसी को बाहर निकाल सकते हो, इसके बेसिस पर मेम्ब्रेन प्रोटीन जो हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो कि सरफेस पे पाए जाते हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स वो हैं जो या तो पार्शियली यानी कि आधे धसे हुए हैं या फिर टोटली बरीड है, मतलब पूरी तरह से धसे हुए हैं। तो मेम्ब्रेन में चाहे वो आधे धसे रहें चाहे पूरी तरह धसे रहें, दोनों ही केसेस में वो इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाएंगे। एन इम्प्रूव्ड मॉडल, भाई इसके बहुत सारे मॉडल्स आए थे सेल मेम्ब्रेन के, रॉबर्टसन का मॉडल आया था, सिंगर निकोलसन का तो सबसे आखिर में आया था, जिसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया गया कि वाह क्या मेम्ब्रेन का मॉडल दिया है, ये हर एक सवाल का जवाब देता है और हमें समझ में आ गया मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है। तो सिंगर एंड निकोलसन का नाम बहुत फेमस हो गया और आपके नीट में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, साल भी पूछा जाएगा, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। वो ये भी पूछ सकते हैं कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन से साल में दिया गया, 1972, किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अच्छा, टाइटैनिक मूवी कितने बच्चों ने देखी है, हाथ ऊपर करो भाई। टाइटैनिक मूवी कितने बच्चों ने देखी है, देखिए, सुना तो होगा तुम लोगों ने, स्टोरी बेस लाइन तो पता होगी सब बच्चों को, है ना? एक सेकंड रुको, विनायक की बेटा मैंने अटेंडेंस लगा दी थी, अगर अटेंडेंस के लिए किसी ने हाथ उठाया ना तो वैसे बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, मूवी में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, आपको एक सीन दिखाया था लास्ट में जब शिप टकराता है, तो वो किससे टकराता है, कौन याद दिलाएगा मुझे? मैम आइसबर्ग। बहुत आइसबर्ग से, मैं बोलूंगी बर्फ की चट्टान से, है ना? एक बर्फ की चट्टान थी, पानी में दिख नहीं रही थी, रात का समय था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी। वो बर्फ की चट्टान पानी में कहाँ थी, दूर तक दिखाई नहीं दिया, पहले ध्यान नहीं दिया चलाते समय, शिप की स्पीड भी नॉर्मल से बहुत तेज कर रखी थी, जिसकी वजह से अब उसे रोकना भी बड़ा मुश्किल था। बस हमें ये समझ में आ गया था कि इतने घंटों में अब ये शिप वहां से टकराएगा और टकरा के डूब जाएगा। अब ऐसे केस में इसे मैं ये बुला सकती हूँ कि इस पूरे पानी में ये आइसबर्ग तैर रहे थे, इस पूरे पानी में ऐसे बहुत सारे आइसबर्ग होंगे, राइट? मेम्ब्रेन को भी ऐसे ही इमेजिन करो, आइसबर्ग इन वाटर। अब आइसबर्ग कौन है, प्रोटीन, वाटर कौन है, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन, ठीक है, वो फ्लूइड इन नेचर है तो उसको वाटर से कंपेयर करो। या फिर और बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, गुलाब जामुन या रसगुल्ले, गुलाब जामुन की चाशनी को देखो, हल्की सी फ्लूइड इन नेचर होती है, उसके अंदर वो छोटे 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 रसगुल्ले इमेजिन करो। अब ये सारे रसगुल्ले प्रोटीन समझ लो और ये सारी चाशनी
तुम लोग समझ लो ये फ्लूइड मेम्ब्रेन है, दैट इज फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है। तो यही मॉडल इन्होंने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, कि इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल में फ्लूइड पार्ट प्ले कर रहा है आपका ये लिपिड, और मोजाइक पार्ट प्ले कर रहा है प्रोटीन। ठीक है, इसे आइसबर्ग इन वाटर बेस्ट एग्जांपल है। यस मैम यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन का कंपोजिशन और 40% लिपिड का, पर लेकिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट composition of the plasma membrane is lipid in spite of हाँ, protein. मेजर कंपोजिशन इसलिए है बेटा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन की वजह से ही बना हुआ है। प्रोटीन तो बीच बीच में है। अब चाहे प्रोटीन लिपिड से ज्यादा हो जाए, मान लो सरफेस पे भी लग गए, अंदर भी लग गए, बहुत जगह पे लग गए, तो हमने टोटल प्रोटीन को काउंट करके बोल तो दिया कि भाई प्रोटीन की मात्रा 52% चली गई, लेकिन हमें पता है मेनली मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है ना। फॉस्फोलिपिड नहीं हो तो ये प्रोटीन कहाँ धसेंगे आके। तो मेन तो हमारा सारा टारगेट यहाँ पे क्या है, दैट इज लिपिड। लेकिन परसेंटेज से बस हमें ये पता चलता है कि उसमें बहुत अलग अलग तरह के प्रोटीन है। कुछ सरफेस प्रोटीन होंगे जो सरफेस पे चिपके हुए हैं, लेकिन क्योंकि मेम्ब्रेन के साथ है तो मेम्ब्रेन का पार्ट बन गए हैं। लेकिन मेनली मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट की बनी हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि मेनली इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, उसमें भी स्पेसिफिकली फॉस्फोलिपिड्स। और अगर लिपिड्स की भी बात करें तो लिपिड्स में भी कई कैटेगरीज आ जाती है, मतलब आगे ये कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल इन सबको भी इसी कैटेगरी में ले लेते हैं, बट मेनली आप फॉस्फोलिपिड ही बोलोगे। तो अगर कोई पूछे मेनली यहाँ पे लिपिड का कंपोजिशन मेनली फैट्स रहता है। हाँ, जो फॉस्फोलिपिड बात करें ना वो मेनली होता है बस, और कुछ नहीं, और किसी फैट को मत लो इसमें भी, मैम यहाँ सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड और लिपिड में क्या डिफरेंस? लिपिड की एक स्पेशल कैटेगरी है फॉस्फोलिपिड, जहां पर फॉस्फेट जुड़ा होता है लिपिड के साथ। लिपिड के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से हम सिर्फ बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स की, क्योंकि जो बीच की मेम्ब्रेन है, जो पूरी मेम्ब्रेन है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है बस। तो ये लिपिड का एक टाइप है, ऐसा नहीं है कि फॉस्फेट अलग है और लिपिड अलग है। ये फॉस्फोलिपिड लिपिड का ही एक टाइप है। आप लोगों का बायोमोलिक्यूल चैप्टर हो गया? नहीं ना, नो। एनिमल टिश्यू चल रहा है आई थिंक। हाँ, तो कोई टेंशन मत लो, लिपिड तुम लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, बस तुम्हारी यहाँ की नॉलेज वहां काम करेगी और वहां वाली से यहाँ का क्लियर हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड एक टाइप ऑफ लिपिड है। लिपिड इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, बहुत बड़ी कैटेगरी, इसमें अलग अलग तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं, फैट्स एंड ऑयल सब लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे केस में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड वाली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है ना, कि लिपिड में भी मेनली क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड वाली वेरायटी होती है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत तरह की दालें हैं, लेकिन मेनली जो मेरा दालों का बिजनेस है वो अरहर की दाल का बिजनेस है। बाकी सब दालें मेरे पास प्रेजेंट हैं, लेकिन मेनली मेरा बिजनेस अरहर की दाल का है। इन द सेम वे यहाँ पर लिपिड पाए जाते हैं मेम्ब्रेन में, लेकिन मेन लिपिड जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस, अब ये जो क्वासी फ्लूइड सा नेचर है लिपिड का, मतलब कि ये जो हल्का सा फ्लूइडी सा नेचर है लिक्विड का, ये क्या करता है बेटा, ये लैटरल मूवमेंट करवा पाता है प्रोटीन की ओवरऑल बाइलेयर में। मतलब कि जब आप इस लेयर को देखोगे, ये देखो इस बाइलेयर को, इस बाइलेयर में से प्रोटीन या लिपिड्स की मूवमेंट करवाई जाती है। कोई लिपिड पार्टिकल हो, कोई प्रोटीन पार्टिकल हो, वो मूव करना चाह रहा है, तो ऐसे केस में हम दो ही मूवमेंट को स्टडी करते हैं, या तो लिपिड की या प्रोटीन की। अब दो तरह की मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट वो होती है जहां पर मॉलिक्यूल जो है एक ही मोनोलेयर में घूम रहा है, मतलब इस ऊपर वाली मोनोलेयर में ही कहीं ना कहीं घूम रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, कहीं पे भी चला गया। और एक होता है या तो नीचे की मेम्ब्रेन में घूम रहा है, मतलब नीचे से ऊपर नहीं जा रहा वो, या तो सिर्फ नीचे घूम रहा है या सिर्फ ऊपर घूम रहा है। ऐसी मूवमेंट को कहा जाता है लैटरल मूवमेंट। एक ही मोनोलेयर में जो मूवमेंट होती है इसे कहा जाता है लैटरल मूवमेंट। अब लैटरल मूवमेंट कौन करता है, कौन याद दिलाएगा, प्रोटीन या लिपिड? वेरी गुड। प्रोटीन लिपिड दोनों ही लैटरल मूवमेंट कर सकते हैं। एक ही मोनोलेयर में अगर घूमने की बात है तो दोनों घूम लेंगे, लेकिन जब बात आती है एक मोनोलेयर से दूसरी मोनोलेयर में जाने की, मतलब कि कुछ इस तरह से मूव करने की, तो ऐसी मूवमेंट को कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बेटा सिर्फ लिपिड कर पाता है, प्रोटीन्स रेयरली फ्लिप फ्लॉप, या तो रेयरली या फिर कभी नहीं, दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाए वो चुन लेना। ठीक है, तो प्रोटीन्स रेयरली फ्लिप फ्लॉप, लेकिन लिपिड्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर पाते हैं। इस पे से कैसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन आर करेक्ट? अब सारी स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें से एक स्टेटमेंट दे रखी है कि लिपिड्स कैन डू बोथ टाइप ऑफ मूवमेंट्स, दैट इज लैटरल एंड फ्लिप फ्लॉप, बट प्रोटीन्स रेयरली डू लैटरल मूवमेंट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स।
क्योंकि मैंने कहा कि True. प्रोटीन्स नहीं अरे और- कैसे ट्रू है? हाँ, मैंने कहा प्रोटीन्स रेयरली लैटरल मूवमेंट करते हैं, रेयरली थोड़ी करते हैं बेटा, लैटरल तो कर लेते हैं आराम से, फ्लिप फ्लॉप को रेयरली करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आए तो वहां पढ़ के आप पहचान सकते हो ट्रू है कि फॉल्स है। हमेशा इस पे से ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। नाउ दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन के अंदर अंदर घूमना चल रहा है ना, इसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। लिपिड में भी ये फ्लूइडिटी है, प्रोटीन में भी है, किसी में थोड़ी किसी में ज्यादा। नाउ द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये जो फ्लूइडी सा नेचर है मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन ऐसे जो इस तरह से मूव करती रहती है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस है जिनमें हेल्प हो जाती है इस फ्लूइडी नेचर की वजह से। सबसे पहला फंक्शन है सेल ग्रोथ। क्योंकि इसका फ्लूइडी नेचर है तो सेल अगर एक्सपैंड भी करना चाहे, ग्रो भी करना चाहे तो आराम से ग्रो कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। अगर एक सेल को दूसरी सेल से कम्युनिकेट करना है, आपस में सामान का आदान प्रदान करना है, तो बीच में कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहां से दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट कर रहा होता है लगातार। एक तरह की पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा और कुछ नहीं है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसीलिए आप कहोगे कि फॉर्मेशन इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में ये जंक्शन बनाने की फॉर्मेशन भी कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, थर्ड आता है सिक्रीशन। अगर सेल से कोई चीज बाहर भेजनी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके जाएगी। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब पानी को तो अलाउ कर देती है, लेकिन सॉल्यूट को किसी को अलाउ करेगी किसी को नहीं करेगी, बहुत सिलेक्टिव है। सॉल्यूट के केस में काफी सिलेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर किसी चीज की एंट्री देना। सेल के अंदर भी कोई चीज आए तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके आएगी, तो उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है। सेल डिवीजन, जब सेल को डिवाइड करना है उस दौरान भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि अगर मैं एक सेल से दो सेल बनाऊं तो मुझे नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नई सेल के लिए बनानी पड़ेगी, तो वहां भी सेल डिवीजन में कहीं ना कहीं उसका रोल है। तो ये सारे फंक्शन तुम लोगों को रटे होने चाहिए, इसलिए बता रही हूँ कि एक बार टेस्ट में क्वेश्चन आ गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडी नेचर जो है वो किस तरह के फंक्शंस करवाता है। पहला ऑप्शन था सेल ग्रोथ करवाता है, दूसरा ऑप्शन था इंटरसेलुलर जंक्शंस बनवाता है, तीसरा ऑप्शन था सिक्रीशन करवाता है, चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा भाई? All of these. All of these. बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चे बोले मैम एक ही मेम्ब्रेन इतने फंक्शन कैसे कर सकती है, अब बताओ। चलो अब बात करते हैं आगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, पिछले से पिछले साल तक तुम लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग चैप्टर था ये, है ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर था, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों पर, अब सिलेबस से डिलीट हो गया है, अब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस बची नहीं। वहां पे ट्रांसपोर्ट टॉपिक जो है 3-4 पन्नों का टॉपिक था, डिटेल में बच्चों को पढ़ना पड़ता था, बच्चे ऐसे सर पकड़ लेते थे मैम कैसे करें इसके क्वेश्चंस, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मैम, इसमें तो न्यूमेरिकल्स भी है, वाटर पोटेंशियल के, सोल्यूट पोटेंशियल के, प्रेशर पोटेंशियल के, फिर आपके सिलेबस से चैप्टर आउट कर दिया तो बच्चे तो बहुत नाचे थे उस टाइम। तो आप बोलोगे आप ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों का बस इस पैराग्राफ तक रह गया है, इतना पढ़ना है बस। इसको मैं डायग्राम की फॉर्म में समरी कर रही हूँ, उस डायग्राम को याद रख लोगे तो ये सारा याद हो जाएगा। ठीक है, देखो अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लो मेम्ब्रेन को, ये मेरी एक मोनोलेयर है, कैसे बना रही हूं मैं, ये दूसरी मोनोलेयर है, ये मोनोलेयर्स के बीच में प्रोटीन है, फिर वापस मोनोलेयर है, ये दूसरी मोनोलेयर है, फिर बीच में एक प्रोटीन है। मैं प्रोटीन की शेप अलग अलग इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले ये दो अलग अलग तरह के प्रोटीन है, पर क्या ये इनकी फिक्स शेप है? नहीं, अलग अलग किताबें अलग अलग शेप बना देती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा दूसरा प्रोटीन। अब आ जाते हैं मूवमेंट में, क्योंकि तुम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जानते हो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जानते हो, तो बस नेमिंग कर देना, डायग्राम तो रफली भी बनाओगे चलेगा। अब करते हैं मूवमेंट। देखो सबसे पहले मैं मूवमेंट करूंगी न्यूट्रल सॉल्यूट्स की। न्यूट्रल मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, ऐसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लिपिड खुद नॉन पोलर है और न्यूट्रल सॉल्यूट्स पे भी चार्ज नहीं है तो वो भी नॉन पोलर है, तो लिपिड मॉलिक्यूल बोलेगा
यानी कि लिपिड में भी स्पेशली फॉस्फोलिपिड बोलेगा अरे इधर से आ जाओ, तुम्हें किसी और के थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। तो ऐसे में न्यूट्रल सॉल्यूट जो है बेटा वो मेम्ब्रेन को डायरेक्ट पार कर सकता है, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल सॉल्यूट्स के जाने की एक ही कंडीशन है कि ये हमेशा ज्यादा से कम मात्रा की तरफ जा सकते हैं, कि जहां इनकी ज्यादा मात्रा है वहां से कम मात्रा की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये, इसे कहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। दूसरा इसे कहते हैं टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। अगर मैंने बोला वहां 10 पार्टिकल्स हैं, यहाँ 5 पार्टिकल्स हैं, तो कितने का डिफरेंस हो गया बेटा? 5 का। तो ग्रेडियंट 5 का बना। अगर वहां 10 पार्टिकल्स है, यहाँ 8 पार्टिकल्स है, तो ग्रेडियंट कितने का बना? 2। हाँ, 2 का बना। अगर अगर वहां पे 10 पार्टिकल्स है, यहाँ पर 1 पार्टिकल है, ग्रेडियंट कितने का बना? 9 जब ये ग्रेडियंट बनेगा तभी मूवमेंट होगी, वरना मूवमेंट नहीं होगी। अगर मैं बोलूं वहां भी 10 है यहाँ भी 10 है, आप बोलोगे मूवमेंट नहीं होगी। हमेशा ग्रेडियंट का होना जरूरी है। अगर मैं बोलूं नीचे 10 पार्टिकल है ऊपर 8 है, तो आप बोलोगे नीचे से ऊपर मूवमेंट होगी। मतलब हमेशा मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है। यानी हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होगी। क्या इसमें कोई एनर्जी का खर्चा लगेगा? क्या हमें इसमें एटीपी खर्च करना पड़ेगा? नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। मेम्ब्रेन बोलेगी फ्री जाओ, पैसा देने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से। ऐसे मूवमेंट को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा मूवमेंट जहां पर आप टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हो, बिना एटीपी के इस्तेमाल के जाते हो, उसे कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी जब आप बिना किसी की मदद के जाते हो, तो उसे कहा जाता है सिंपल डिफ्यूजन। तो ये जो टाइप मैंने तुम्हें बताया है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का पहला टाइप है, जिसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपली डिफ्यूज कर गया। सिंपल डिफ्यूजन तो तुम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में भी देखा है। जब तुम लोग परफ्यूम छिड़कते हो अपने ऊपर, तो बॉडी में परफ्यूम छिड़का जाता है एक जगह पर, अगले कमरे तक स्मेल आ जाती है। आप कभी स्कूल जाते समय ऐसी स्मार्टनेस करो कि पापा की परफ्यूम ली और छिड़क ली, मम्मी 2 सेकंड में बता देगी परफ्यूम लगा कि कहाँ स्टाइल मारने जा रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं करना है अगली बार, है ना। अभी तुम्हारे पढ़ाई के दिन है, अभी ऐसा फैशन वैशन में मत लगो। तो ये क्यों पता चला उनको? क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो तुम्हारी शर्ट से, यानी जहां उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन थी, वहां से मूव कर गए कमरे के हर कोने में, क्योंकि सब जगह उनकी 0 कंसंट्रेशन थी। तो ग्रेडियंट की तरफ वो मूव करते चले गए और पूरे कमरे में महक गया सारा परफ्यूम, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से। इन द सेम वे अगर मैं अगरबत्ती की बात करूं, जलाई मैंने यहाँ पे है, पर पूरी कमरे में अगर उसका धुआं है, दैट इज बिकॉज कि अब अगरबत्ती के सारे पार्टिकल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले गए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारा ये टाइप कहलाएगा सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें हमने ना एटीपी खर्च किया, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चले गए और बिना किसी की मदद के न्यूट्रल सॉल्यूट्स को हमने पार पहुंचा दिया। दूसरा टाइप आता है जहां पर हम किसी की मदद लेते हैं। ये मदद हम इस तरह के टनल प्रोटीन से ले लेते हैं। इन्हें या तो टनल या फिर चैनल प्रोटीन कहा जाता है। चैनल मतलब रास्ता, ये एक तरह का रास्ता बना देते हैं जिनसे कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने का रास्ता मिले। अब देखो, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, लिपिड नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर को तो वो जाने दे रहा है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा भाई? पोलर मॉलिक्यूल्स तो नहीं जा पा रहे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ये प्रोटीन्स बोलेंगे हम कब काम आएंगे, है ना। तो इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल्स भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। ये भी बिना एटीपी की मदद के जा सकते हैं, ये भी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा सकते हैं। इस वाले ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, यस, यानी किसी ने इनकी मदद करी, किसी ने इनके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट किया। हालांकि फैसिलिटेट ऐसे हुआ कि इन्हें खर्चा नहीं करना पड़ा, मतलब कोई रिश्तेदार था, है ना, किसी पोस्ट पे कोई रिश्तेदार था। मैंने एक बिजनेस खोला कि मैं अपने बनाए हुए नोट्स बेचने लगी। मैंने पहले ही विद इन द सोसाइटी रखा, तो मैं अपने सारे डिलीवरीज को खुद ही करके आ जाती थी, क्योंकि मेरी ही सोसाइटी में था। दैट वाज सिंपल डिफ्यूजन, कि मैं पास से खुद ही कर रही हूँ सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे मेरा बिजनेस बढ़ा, तो मुझे डिमांड आने लगी सिटी के बाहर से भी। प्रॉब्लम ये थी, सिटी के बाहर मैं तो जा नहीं सकती थी, लेकिन मेरे फूफा जी का बिजनेस वहीं पे था, तो वो बोले मेरी गाड़ी डेली डेली जाती तो है ही, तुम डिलीवरी के लिए सुबह ही दे दिया करो, मेरी गाड़ी के साथ ही चला जाएगा।
तो ऐसे में उन्होंने मेरे ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करवाया, लेकिन जब मैंने बोला चाचा जी पैसे, फूफा जी पैसे, तो उन्होंने कहा अरे पैसे किस बात के, है ना? तो ऐसे केस में उन्होंने पैसे नहीं लिए लेकिन मेरा काम कर दिया, दैट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब आता है तीसरा ट्रांसपोर्ट, जहां पर कोई ऐसा बंदा है जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन आप उससे मदद ले रहे हो, कैसे? पैसा खर्च करके। वो बोलेगा पैसा खर्च करना है तो मैं उल्टा ट्रांसपोर्ट भी करवा दूंगा। उल्टा मतलब होता है आप किसका ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो? आयंस का, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का। कहां से करवा रहे हो? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो से हाई की तरफ। इसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ऐसा करवाने के लिए, फ्लो से उल्टा जाने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इस तरह के प्रोटीन जो इस तरह का मूवमेंट करवाते हैं, इन्हें कहा जाता है पंप प्रोटीन्स। तो कभी किसी एग्जाम्पल में तुम्हें दिखाई दे सोडियम पोटेशियम पंप, दिख रहा है ये लिखा हुआ है? तो ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने वाला पंप है, जो लो मात्रा से हाई मात्रा की तरफ मूवमेंट करवाता है और एटीपी के खर्चे से करवाता है बेटा। ठीक है? अरे किसी ने याद नहीं दिलाया, लेक्चर रिकॉर्ड करना था, रुक जाओ, अब स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे भी ये पिछले क्लास का टॉपिक था। यस पहल। मैम पोलर मॉलिक्यूल्स में भी आयंस प्रेजेंट होते हैं। हाँ, पोलर मॉलिक्यूल्स देखो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप लोग केमिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ोगे। अब वाटर को मैं पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहती हूँ? क्योंकि अगर आप देखो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किसकी कितनी ज्यादा पावर है कि वो अपनी तरफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके। तो ऑक्सीजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर बताओ ऑक्सीजन का कितना है भाई, जल्दी बताओ। 8। अगर 8 उसका एटॉमिक नंबर है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहने के लिए उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा है, राइट? वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक और इलेक्ट्रॉन चाहता है, लेकिन उसकी टेंडेंसी ऑक्सीजन जितनी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा खींचता है, हाइड्रोजन कम खींच पाता है ना? तो ऐसे केस में आप क्या चाहोगे? दैट इज चार्ज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये शेप की वजह से भी हो जाता है क्योंकि वाटर की जो शेप है ना वो वी शेप है। H2O में ऑक्सीजन बीच में बैठा है, H ऐसे बैठे हुए हैं, तो इस वी शेप की वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत बड़ा बन जाता है। ऐसे केस में आप ये बोलते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेंज होने की वजह से आप इसे पोलर मॉलिक्यूल बुलाने लग जाते हो, कि चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। जब ये टूटेंगे क्या बनाएंगे? आयंस बनाएंगे। जब ये टूटेंगे ये H पॉजिटिव और OH माइनस बनाएंगे। ठीक है ना? तो दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आप डिटेल में पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री अभी देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करो चैप्टर को। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्या था चैप्टर का नाम? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। हाँ ठीक है ना? चलो देखो भाई, आगे देखो। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देगी, कुछ को जाने नहीं देगी। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ मॉलिक्यूल्स तो सीधे पार कर जाते हैं मेम्ब्रेन को विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें इन्होंने सबसे पहले बात की न्यूट्रल सॉल्यूट्स की। न्यूट्रल सॉल्यूट्स क्रॉस कर जाएंगे मेम्ब्रेन को बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर से लोअर की तरफ। अब वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। पानी भी मूव कर जाता है। पानी भी बेटा सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, और पानी के केस में उस सिंपल डिफ्यूजन को स्पेसिफिकली हम बुलाते हैं ऑस्मोसिस। कि जब भी सिंपल डिफ्यूजन पानी का हो तो आप उस प्रोसेस का अलग नाम रखते हो, एंड दैट इज ऑस्मोसिस, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, यानी कि क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लेयर को, इसी वजह से इन्हें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ऐसे प्रोटीन को हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं ऑफ द मेम्ब्रेन। इसे कैरियर बोल लो, चैनल बोल लो, टनल बोल लो, एक ही बात है। लो कैरियर भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है? कैरी करेगा ये उसको। तो कैरियर प्रोटीन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ताकि फैसिलिटेट हो जाए, इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। देखो पूरी तरह नहीं लिखा एनसीईआरटी ने, हल्का सा जिक्र कर दिया। अ फ्यू आयंस, थोड़े से आयंस भी हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हैं जिन्हें मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन
अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी मैं बात कर रही हूँ उस प्रोसेस की जिसमें आप एनर्जी खर्च करते हो, एटीपी खर्च करते हो, एंड दैट इज व्हाई हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बुलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप का, जो कि एक साथ सोडियम और पोटेशियम की एक और दूसरी साइड से एंट्री एग्जिट करवाता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या करवाता है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ उन्हें मूव करवा देता है बेटा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखो, which of the following statements is not true for plasma membrane? ऑप्शन 4 सब लोग श्योर हो? सब सना भी श्योर है बेटा? हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, हम बोल ही नहीं सकते। अब आ जाते हैं इस पार्ट पे कि ये कार्बोहाइड्रेट है कहाँ पे प्रेजेंट, शुगर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो भी मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं प्रोटीन्स के साथ शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं बेटा, किसी प्रोटीन के साथ या किसी लिपिड के साथ, यानी कि फॉस्फोलिपिड की लेयर के साथ। जहां पर ये प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं, शुगर का मतलब ग्लूकोज, तो मैं इन्हें बोलूंगी ग्लाइकोप्रोटीन, यानी प्रोटीन से जुड़े हुए शुगर मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऐसे ही जो लिपिड से जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बुलाऊंगी ग्लाइकोलिपिड्स। तो मेरे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पर, एक है ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक है ग्लाइकोलिपिड्स। कोई पूछे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड को कौन बनाता है, तो लास्ट टाइम भी बताया था, वापस बता रही हूँ, गोल्जी बॉडीज। बस नाम याद रखो, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, ये क्या बनाते हैं बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं, दोबारा जिक्र आएगा इसका जब गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्या प्रेजेंट है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास? ऑप्शन 3 ऑप्शन नंबर 3, एवरीवन सेज ऑप्शन नंबर 3। यस अंजलि को क्या लग रहा है भाई, कशिश को क्या लग रहा है? 3 ऑप्शन पे सारे सहमत है? चलो बहुत बढ़िया। हम बोलेंगे प्रोटीन्स धसे हुए हैं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में, क्योंकि मेनली तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर ही प्रेजेंट है, उसी में प्रोटीन्स एम्बेडेड है हमारे पास। यू बैक्टीरिया के केस में, यानी कि बैक्टीरिया के केस में, अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल, मतलब ऐसा कोई सेल का पार्ट जो कि यूकैरियोटिक सेल जैसा ही है, कौन सा है भाई? Plasma. यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा, न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस में प्रॉब्लम ये है कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि यूकैरियोटिक सेल में होती है। तो इसलिए बोलोगे ना तो सेल वॉल, ना न्यूक्लियस, ना राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहती है। ठीक है, अगला बोल रहा है गिव द बायो। राइबोसोम्स भी तो हम दोनों में होते हैं, बेटा राइबोसोम होते हैं दोनों में, लेकिन राइबोसोम ना एक में 70s टाइप का होता है, एक में 80s टाइप का होता है। उन्होंने बोला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो सेम राइबोसोम नहीं होते वहां पे, इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारे ऑप्शन में नहीं होता तो तुम्हारा सेकंड आंसर राइबोसोम होता, अगर ये नहीं होता तो। ठीक है ना, गिव द बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप बता सकते हो यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, है ना, लिपिड्स हैं यहाँ पे, प्रोटीन्स हैं यहाँ पर, कौन कौन से प्रोटीन है, किस किस टाइप के हैं, डिपेंड्स ऑन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन को पूरा डिफाइन कर देना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो डायग्राम भी बना देना, ठीक है ना, फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो अब समराइज करते हैं भाई, क्या क्या पढ़ा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो हमारी समरी बोलती है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में आपके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है बाहर की तरफ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सेबरल मेम्ब्रेन। हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्ट करती है किसको अलाउ करे किसको नहीं करे, और ये हेल्प भी करवाती है फैसिलिटेट करवाने में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को। Lipids of plasma membrane are amphipathic in nature, having polar and non-polar region. Amphipathic मतलब जिसके पास polar part भी हो, non-polar part भी हो। तो ये जो lipids हैं, इनके पास दोनों parts अवेलेबल है, जिनका नाम है phospholipids। इनके पास बाहर का हिस्सा कैसा है, polar है, और अंदर वाला हिस्सा कैसा है, non-polar है। Lipid content and component of various membranes is different, यानी कि अगर अलग अलग मेम्ब्रेन की बात करें, किसी अलग अलग मेम्ब्रेन की बात करें, किसी और सेल की मेम्ब्रेन की बात करें, तो वहां पर लिपिड का जो कंटेंट होगा, परसेंटेज वगैरह, वो बोल रहे हैं कि वो चेंज हो सकती है। ठीक है ना, चलो स्ट्रक्चर बेसिक यही रहेगा, लेकिन कंपोजिशन में परसेंटेज चेंज हो सकती है।
अब बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज सेल वॉल। मैंने कुछ फंक्शंस